जय हिंद। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए स्पेशल क्वेश्चन, सीधी सी बात, नो बकवास, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह क्वेश्चन ट्रेंड है क्योंकि यह केस जो है हरीश राणा के, ठीक है, हरीश राणा जो कि गाजियाबाद के थे, उन्होंने लगभग 13 साल से जो है बेड पे पड़े थे, ठीक है, उनकी जो है मृत्यु नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट से उनके फादर जो है गुहार लगाए, यानी कि उनके पेरेंट्स गुहार लगाए कि इनको जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। उन्होंने केस लड़ते लड़ते यह केस ले लिया, तो इसलिए जो है हरीश राणा के केस में जो है पहली बार भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की केस सुनाई है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया है कि 19 से, बी ऑप्शन है 39, डी सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 14। यह क्या है? तो अनुच्छेद है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 39, डी सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 14। एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है, तो इसका ऑप्शन पहले समझते हैं। ए ऑप्शन 19A में क्या है? तो 19A में जो है यह है बोलने का अधिकार, यानी कि स्वतंत्र रूप से हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है। हम किसी के सामने जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें प्रेस का भी अधिकार है। प्रेस समझते हैं ना, मीडिया वाले का, ठीक है। तो मीडिया वाले क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी से प्रश्न पूछने लगते हैं, चाहे वो सांसद, विधायक, मंत्री क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी में जो है 19A के अनुसार जो है हम किसी से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं और हम अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। अब 39D में क्या है? तो 39D में है कि समानता का अधिकार। और कैसा समानता? इस चीज को समझिएगा, समानता का अधिकार यह कैसा अधिकार देता है? तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे में क्या होता है कि यदि कोई मेल हो या फीमेल हो, वह जो है अपना काम कर रहा है, मेल हो या फिर फीमेल हो, वह अपना काम कर रहा है, तो उनको जो है वेतन जो होता है एक समान दिया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। यह किस अनुच्छेद में है? तो 39D में है। यहाँ पर समझ में आया कि 39D में क्या है? समानता का अधिकार, लेकिन वेतन के अनुसार, ठीक है। जैसे में कोई मेल काम कर रहा है, कोई फीमेल काम कर रहा है, दोनों को एक ही सैलरी दी जाएगी, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह मेल है तो यह फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ऑप्शन सी देखते हैं। सी में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब यह क्या होता है? तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यहां पर समझिएगा समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि सबको एक समान सैलरी दी जाएगी। अब अनुच्छेद 21 का है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो केस सुनवाई है, यह अपनी मर्जी से नहीं दिया है कि हम पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दे रहे हैं। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में पहले से लिखा गया है कि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु से मरना चाहता है तो मर सकता है। यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी इसके लिए केस क्या बनता है? जैसे मान लीजिए कि हम अपनी इच्छा मृत्यु मरेंगे नोटिस लिखकर कि हम जो है अपने जिंदगी से तंग आकर जो है मैं यह नोटिस लिख रहा हूँ, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है मेरे मौत में, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं घर वालों पर केस होगी और नहीं किसी मेरे पहले के जो दुश्मन हो उस पर केस होगी। यदि मैं किसी सुसाइड नोट में यह लिख देता हूं कि हम इस कारण मर रहे हैं, चाहे घर के परिवार की वजह से या फिर मेरे प्रति कोई दुश्मन है, तो वहां पर पहले घर पर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो मेरे पहले से दुश्मन होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि हम नोटिस भी नहीं लिखते हैं तो यह जो है पहला केस मेरा घर पर पड़ेगा, उसके बाद जो है मेरे जो कोई दुश्मन होगा उस पर पड़ेगा। यदि हम नोटिस में लिख दिए कि हम इस कारण मृत्यु जो है अपना मौत जो है मर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि हमारे घर परिवार वाले को भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन हम नोटिस में लिखेंगे तब, नोटिस में नहीं लिखेंगे तो घर वाले को दिक्कत हो जाएगी और साथ में जो मेरे दुश्मन होंगे उसको भी दिक्कत हो जाएगी। तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 14 में क्या है? तो 14 में कानून के समान समानता का उल्लेख, ठीक है। कानून के समान समानता का उल्लेख, समानता का उल्लेख, ठीक है। अब यह क्या होता है कि कानून के समान समानता का उल्लेख, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या फिर अमीर हो, सबके लिए कानून जो है एक समान है, ठीक है। सबके लिए जो कानून है एक समान है, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या फिर अमीर हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, 39D में समानता का अधिकार, समानता का यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रश्न पूछता है यहाँ पर, यह समानता का अधिकार नहीं देगा, यहाँ पर देगा कि समान कार्य के लिए
समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख, ठीक है, समान वेतन का उल्लेख, समान वेतन का उल्लेख है, ठीक है। यानी कि प्रश्न पूछता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 39D में, ठीक है। एक समान सैलरी मिलती है। यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा दिए, 14 को भी समझा दिए। नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझिएगा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, तो लिंगानुपात क्या होता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए जैसे में 1000 यहाँ पर लोग रह रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों है, यही होता है लिंगानुपात। तो प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो ए ऑप्शन दिया है 773, बी ऑप्शन है 572, सी ऑप्शन है 677, डी ऑप्शन है 912। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वह है 912, ठीक है। अब 912 क्या है और 1000 क्या है, इस चीज को समझिएगा। तो 912 जो है यहाँ पर फीमेल है, तो मेल कितने हैं 1000, यहाँ समझ में आया, यह होता है लिंगानुपात। यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि काउंट किया जाए 912 महिला है तो 1000 जो है पुरुष है, इस चीज को समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 912, यानी कि 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। अब यह 773 क्या है, तो देखिए यदि बात करते हैं हम साक्षरता की, यानी कि यूपी की साक्षरता की बात करते हैं, ठीक है। तो यूपी की जो साक्षरता है जिसमें पुरुष की साक्षरता है, पॉइंट को लिख लीजिएगा, पुरुष की जो साक्षरता है वह है 77.3, यानी कि अब यह क्या है, तो जैसे 100 हर एक जो है 100% हो जाता है, ठीक है। कोई भी यदि किसी से काउंट किया जाता है तो परसेंटेज की बात करता है तो 100 से काउंटिंग होता है, यानी कि 100%। तो 100% में जो पुरुष है वह जो है 77.33 जो है लगभग 2/8 भी होता है, तो यह जो है पढ़े लिखे हैं, यानी कि 77% जो है पढ़े लिखे हैं। तो कितने परसेंट अनपढ़ हो जाएंगे, तो लगभग जो है 23% जो है उत्तर प्रदेश में अनपढ़ भी हो जाएंगे। अब 572 क्या है, तो 572 जो है यह महिला है, ठीक है, यह महिला का साक्षरता दर है। तो यहाँ पर है 57.2, ठीक है, पॉइंट लगा रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम प्रश्न कैसा भी आएगा ना उसको हम आसानी से आपको समझा देंगे। तो यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 100% की बात करते हैं तो 57.2% महिला क्या है पढ़ी लिखी है, और बाकी कितनी है अनपढ़ है, ठीक है। कितना है, 33 कुछ % जो है अनपढ़ हो जाएगी। यहाँ पर तो सभी ऑप्शन को समझा दिए। अब 677 क्या है, तो यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट, यहाँ पर 677 है ना, 77.7, यह क्या है, तो यह जो है पूरा मेल और फीमेल की साक्षरता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूछे तो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7, इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों का होता है, ठीक है। यदि प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7, लेकिन अगर पुरुष महिला करके पूछेगा तो पुरुष पूछेगा तो आप बताइएगा 77.3, और महिला पूछेगा तो 57.2, लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है तो आपको बताना है 67.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्षयान दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 12 जनवरी, बी ऑप्शन है 18 फरवरी, सी ऑप्शन है 23 अगस्त, डी ऑप्शन है 29 अगस्त। देखिए जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। यह किसके जन्म पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। उसके बाद अब 28 फरवरी देखते हैं, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। उसके बाद 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्षयान दिवस, ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्षयान दिवस। यह कब से मनाया जा रहा है, तो 2023 से, ठीक है, अंतरिक्षयान दिवस, यानी कि 2023 से जो है अंतरिक्षयान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन जो है 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है छोड़ा गया था, ठीक है, चंद्रयान 3 जो है इसी दिन लॉन्च किया गया था 23 अगस्त को, इसलिए जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है भारत में अब अंतरिक्षयान दिवस। नेक्स्ट क्या था 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के, ठीक है। तो खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, कब, तो 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है बृहस्पति, डी ऑप्शन है शनि। देखिए बुध क्या है, यह हम सभी जानते हैं कि सूर्य से नजदीक है, ठीक है। जो बुध है वह सूर्य से नजदीक है, लेकिन
कोई जरूरी नहीं है कि यह बुध जो है सूर्य से नजदीक है तो हीट भी होंगे, ऐसा नहीं। बुध जो है सूर्य से नजदीक है लेकिन जो है यह गर्म ग्रह नहीं है। गर्म ग्रह जो है आपके पास शुक्र है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा केमिकल होता है जो कि सूर्य के किरण को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और यहाँ यह नजदीक होने के कारण सूर्य की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसलिए यह गर्म ग्रह उतना नहीं होता। गर्म ग्रह जो शुक्र है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि उष्मा को, ऐसा कोई भी धातु होगा जो उष्मा को अवशोषित करेगा वह हीट होगा। बुध क्या करता है कि उष्मा को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है और शुक्र क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हीट होता है, ठीक है। बृहस्पति की बात करते हैं तो देखिए यह बृहस्पति जो है इसके सबसे बड़ा ग्रह जो है, यानी कि सबसे पहली बात कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी से भी बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है, गैनीमेड है, यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। बृहस्पति वाला, शनि को बोलते हैं वलयों वाला ग्रह, ठीक है, वलयों वाला ग्रह। इसके चारों तरफ क्या होता है, छल्ले होते हैं। शनि जैसे मान लिया ग्रह है तो इसके तरफ क्या है, चारों तरफ छल्ले होते हैं ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रकृति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी कि प्रकृति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा हो जाएगा। अब चंद्रमा क्यों होता है, इस चीज को समझिएगा। तो लेकिन प्रश्न ये बनता है कि चंद्रमा जो है किससे बना हुआ है, तो इस चीज को समझिएगा। जो चंद्रमा है यह बना है चट्टान से, चंद्रमा जो है चट्टान से बना है और यह बर्फ से बना है, ठीक है, बर्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी ऑप्शन है दाब। तो जो पास्कल है ये किसका मात्रक है, तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। बल किसका मात्रक है, तो बल जो है यह न्यूटन का मात्रक है, बल जो है यह न्यूटन का मात्रक है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो यह कैंडिला का मात्रक है, ठीक है, कैंडिला का। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा क्योंकि प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडिला का। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रा होता है वह होता है जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पास्कल किसका है, तो पास्कल दाब का है, बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया, ठीक है। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया। ए ऑप्शन है 1498, बी ऑप्शन है 1502, सी ऑप्शन है 1524 और डी ऑप्शन है 1560। तो देखिए वास्को डिगामा जो पहली बार भारत आया था 1498 में आया था, ठीक है, यह पहली बार भारत में आया था। 1502 में जो है यहाँ पर देखिए पहली बार आया था, 1502 में जो है दूसरी बार भारत आया था, तीसरी बार आया था 1524 में। लेकिन क्या करने आए थे तीसरी बार, तो तीसरी बार जो है यह गवर्नर के रूप में आया था, ठीक है। तो प्रश्न ये बनेगा कि वास्को डिगामा पहली बार भारत में गवर्नर के रूप में कब आए, तो 1524 में। गवर्नर जोड़ देगा तो 1524 में, लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आया, तो 1498। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कहीं गवर्नर ना पूछ दे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।